नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उससे संबंधित जीके जीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जीके जीएस की वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। और ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जीएस जीके की बेहतरीन क्लास के लिए आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है। तो देखिए, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है, तो आप लोग बताएंगे किस उच्च न्यायालय में। गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा बेंच है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा बेंच। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट किस राज्य का है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये असम राज्य का है। कहाँ का, असम राज्य का। इसमें बेंच कितने हैं, तो बेंच की बात कर रहा है तो इसमें 3 बेंच है। तो देखिए, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है असम राज्य का है और ये असम का कार्यभार तो देखता है। अब जबकि असम के साथ साथ ये कोहिमा का भी कार्यभार देखता है। यहाँ पे कोहिमा का भी हाई कोर्ट है, यानी कि कोहिमा हाई कोर्ट को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद ईटानगर हाई कोर्ट को भी ये कंट्रोल करता है, ईटानगर हाई कोर्ट को। उसके बाद आपका जो है आइजोल हाई कोर्ट को भी कंट्रोल करता है। कौन सा हाई कोर्ट, आइजोल हाई कोर्ट को भी कंट्रोल करता है। कोहिमा हाई कोर्ट कहाँ का है, तो कोहिमा जो हाई कोर्ट है ये आपके नागालैंड का है। कोहिमा हाई कोर्ट कहाँ का है, नागालैंड का। ईटानगर हाई कोर्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि आइजोल हाई कोर्ट कहाँ पे आइजोल हाई कोर्ट कहाँ का, तो ये मिजोरम का हाई कोर्ट का कारभार भी देखता है। मिजोरम हाई कोर्ट का भी कारभार देखता है। तो देखिए, ये अब प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में है, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में है, तो सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम न्यायाधीश कहाँ पे हैं, सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम न्यायाधीश है। कहाँ पे, सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम न्यायाधीश है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक महिला हाई कोर्ट कहाँ, सर्वाधिक महिला जजों की संख्या कहाँ पे है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग बताएंगे कहाँ पे, मद्रास हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा महिला जजों की संख्या है। ठीक। भारत में कुल हाई कोर्ट कहाँ कितने हैं, भारत में अगर आपसे पूछे कुल हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट है। अगर आपसे पूछे कि भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो 25 हाई कोर्ट में 25वां हाई कोर्ट कौन बना था, तो ये अमरावती हाई कोर्ट के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अमरावती हाई कोर्ट ये भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है और अमरावती हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी अमरावती हाई कोर्ट की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी और ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसमें सबसे अधिक बेंच है। और हाई कोर्ट से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट कहाँ का है, असम का है और ये 3 बेंच संभालता है। कहाँ कहाँ का, कोहिमा हाई कोर्ट का बेंच संभालता है। कोहिमा किस राज्य में, नागालैंड में। और फिर आपका ईटानगर का ये बेंच संभालता है। ईटानगर किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका ये आइजोल का भी हाई कोर्ट का कार्यभार देखता है, यानी कि आइजोल कहाँ पे, मिजोरम का कार्यभार देखता है। और बात करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में है, तो सर्वाधिक न्यायाधीश जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश है। अगर आपसे पूछे कि कम न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में है, तो सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सिक्किम हाई कोर्ट में है। और महिला जजों की सर्वाधिक महिला जज किस हाई कोर्ट में है, तो मद्रास हाई कोर्ट में सबसे अधिक महिला जज हैं। ठीक।
भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो अमरावती हाई कोर्ट जो है वो भारत का नवीनतम हाई कोर्ट है। लेकिन अब बात करें अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राज्यसभा में किस राज्य से राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है? ये भी आपके यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लिया गया प्रश्न है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा है उसमें सर्वाधिक सीट है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का जो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें जाती है उत्तर प्रदेश में। और कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य से जाती हैं, तो ये भी उत्तर प्रदेश से है। कितनी? 403 सीटें। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद में किस राज्य से सर्वाधिक सीटें जाती हैं, तो ये भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें कितने जाती हैं? 100 सीटें जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे राज्यसभा में 31 सीटें यहां से जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा से कितनी सीटें जाती हैं, तो लोकसभा से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जाती हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि राज्यसभा के बारे में, यहाँ पे राज्यसभा का बारे थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसे अनुच्छेद नंबर 81 में रखा गया। राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 81 में। और अगर आपसे पूछे कि अगर यहीं आप लोग से बताएंगे, अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, तो राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में राज्यसभा से सबसे अधिक सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं। कितनी? 31 सीटें हैं। कितनी? 31 सीटें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा से कितनी सीटें जाती हैं? 403 सीटें। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें जाती हैं। और राज्यसभा अनुच्छेद कितने में? 80 में। और लोकसभा से उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जाती हैं? 80 सीटें जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे 19 सीटें हैं महाराष्ट्र के राज्यसभा में। अगर वहीं आपसे पूछे कि तमिलनाडु के राज्यसभा में कितनी सीटें, तमिलनाडु राज्यसभा में से कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे तमिलनाडु राज्यसभा से 18 सीटें जाती हैं। अगर वहीं पे पूछ ले कि बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं, या फिर आपसे पूछे बिहार, या फिर साथ में आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें जाती हैं, तो यहाँ पे 16 सीटें जाती हैं। तो इन्हीं चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से महाराष्ट्र राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 19 सीटें महाराष्ट्र से 19 सीटें राज्यसभा में। तमिलनाडु से कितनी सीटें जाती हैं? 18 सीटें जाती हैं। उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 16 सीटें जाती हैं। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है? तो किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोवा में लागू है कॉमन सिविल कोड। अगर आपसे पूछे कि कॉमन सिविल कोड किस अनुच्छेद में है, तो कॉमन सिविल कोड जो है वो अनुच्छेद नंबर समान नागरिक संहिता भी इसे कहते हैं, अनुच्छेद नंबर 44 में है। अब बात करते हैं गोवा के बारे में। तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ ले कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी गोवा का है। किसका है? गोवा का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा चर्च है उसका नाम है कैथेड्रल चर्च। कौन सा? कैथेड्रल चर्च। और ये कैथेड्रल चर्च जो है वो कहाँ पे है? गोवा में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे अगर आपसे पूछे कि मर्मो गोवा बंदरगाह कहाँ पे है, मर्मो गोवा बंदरगाह कहाँ पे है, तो मर्मो गोवा बंदरगाह भी कहाँ पे है? आपका गोवा में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग गोवा से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जो आय की बात करें तो वो भी आपके कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है? गोवा राज्य में है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे।
अगर आपसे पूछे कि भारत में किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है, तो गोवा में। और कॉमन सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 44 में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? कैथेड्रल चर्च है, और ये गोवा में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पे है, तो गोवा में स्थित है। ठीक, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे पढ़ाई इसी तरह से होती है। अगर आपको एक प्रश्न बताया जा रहा है तो उसके बदले में 10 प्रश्न बताना हमारा काम है, और इसी तरह से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को जो तैयारी है उसको बेहतरीन बनाने का जो हमारा काम है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ चैनल का लिंक, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यूपी पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट है उससे लिया गया प्रश्न है। तो देखिए, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कह के संबोधित किया गया है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किस वेद में? अथर्ववेद में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अथर्ववेद से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा? तो अगर आपसे पूछे कि तंत्र मंत्र संग्रहित वाला कौन सा वेद है, तंत्र मंत्र संग्रहित वाला कौन सा वेद है, तो तंत्र मंत्र संग्रहित किसमें है? अथर्ववेद में है। अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद क्या होता है, तो क्या है, वेद को क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद है गोपत ब्राह्मण। क्या है? गोपत ब्राह्मण इसका ब्राह्मण वेद है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद कहा गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि भारत में वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आप सभी लोग बताएंगे 4। कौन कौन से वेद है? एक तो आपका ऋग्वेद है, वेदों की संख्या 4 ऋग्वेद, और एक आपका सामवेद है, सामवेद, और एक आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद, और एक आपका यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद है। ठीक, इस तरह से 4 वेद है। ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे कि ये सबसे हमारा पुराना वेद है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और अथर्ववेद की बात करें, सबसे नया वेद पूछे तो ऋग्वेद। अगर आपसे पूछे कि यज्ञ में जो कहे जाने वाले मंत्र हैं किसमें है, तो यजुर्वेद में। अगर सामवेद की बात करें, अगर आपसे पूछे कि संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तंत्र मंत्र संग्रहित किस वेद में है? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संग्रहित है। अगर अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद क्या है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण है। क्या है? अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया, तो वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। एक तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना है। उसके बाद सामवेद है जिसे संगीत का जनक कहते हैं। संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। अथर्ववेद है जो सबसे नया वाला वेद है हमारा। अब यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ में कहे जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया? तो दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया। इल्तुतमिश ने बनाया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कब बनाया, तो 1210 में ये शासक बनता है।
उसी वक्त क्या किया इसने, दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाया। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इल्तुतमिश अगर आपसे पूछे किस वंश का शासक था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश को ही क्या कहते हैं, इसे दास वंश भी कहते हैं, और या फिर इसे ही क्या कहते हैं, मामलूक वंश भी कहते हैं, मामलूक वंश भी कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसे मामलूक वंश कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, या फिर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना या फिर गुलाम वंश की पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की है। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब किया इसकी स्थापना, 1206 में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया, 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही एक नाम, और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, तो इसी वजह से इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई थी, तो इसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में बनाई थी। कहाँ पे, लाहौर में। फिर लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश कहाँ पे लाया था, तो लाहौर से राजधानी ये दिल्ली में लाया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसकी, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से अगर आपसे पूछे कि दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया, और इसे 1210 में सल्तनत काल की राजधानी बनाया। ये किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का, जिसे दास वंश भी कहते हैं और मामलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, तो या फिर गुलाम वंश का पहला शासक तो कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की है 1206 में। और ये अपनी राजधानी जो है कहाँ पे बनाया था, ये अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। फिर इसे स्थानांतरित करके 1210 में इल्तुतमिश ने दिल्ली में लाया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। और ये किसका गुलाम था, अगर पूछे तो मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। अगला है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है खड़ी बोली का जनक। किसे, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में अगर आपसे पूछे कि सितार का जनक किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछे कि तबले का जनक किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछे कि उर्दू कविता का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कि उर्दू कविता का जनक किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछे कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है, तो ये सारे के सारे जवाब क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। उर्दू कविताओं का जनक, सितार एंड तबले का जनक, और फिर गजलों का जनक। ठीक, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अगर आपसे पूछे कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। क्या था इनके गुरु का नाम, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तुगलकनामा के लेखक कौन है, तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो तुगलकनामा के लेखक भी अमीर खुसरो हैं। कौन, अमीर खुसरो तुगलकनामा के भी लेखक हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। सितार का जनक किसे कहा जाता है, तबले का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। गजलों का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। तुगलकनामा के जो लेखक हैं अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अमीर खुसरो के गुरु कौन है, तो निजामुद्दीन औलिया हैं अमीर खुसरो के गुरु। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो एक ही प्रश्न दोनों जगह आ गया क्या, हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे अमीर खुसरो से, वो हमने आपको बता दिया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन यूरोपीय व्यापार करने भारत सबसे पहले आए थे। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। तो सबसे पहले भारत आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे उसमें से कौन थे, पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे। पुर्तगाली लोग कब आए थे, तो अब बात करते कब आए थे पुर्तगाली लोग, तो 17 मई 1498 को कब आया था, कौन आया था, वास्को डी गामा भारत में व्यापार करने आया था। किसने,
वास्को डी गामा भारत में व्यापार करने आए और इसने ही भारत और फिर यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग का खोज भी किया था। ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अगर आपसे पूछे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। कौन था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो भारत में पहला पुर्तगाली जो गवर्नर था उसका क्या नाम था, उसका नाम था अल्फांसो दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्या नाम था उसका, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा नाम था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब इसने भारत में ये कब आया था, तो 1505 में ये भी पूछा जाता है। और इसने नीले पानी की नीति अपनाई थी, क्या ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीले पानी की नीति भी इसने अपनाई। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, नीले पानी की नीति भी यह अपनाई। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, कौन यूरोपीय व्यापार करने भारत सबसे पहले आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। और अगर आपसे पूछे कि वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पे स्थित है, वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो इसका मकबरा जो है वो कोच्चि में स्थित है। कहाँ पे, कोच्चि में। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक भारत में कौन था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था। और पहला पुर्तगाली गवर्नर था कौन था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था। कौन, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसने नीले पानी की नीति अपनाई थी। कौन, नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे, झारखंड राज्य में पाया जाता है। ठीक, अब कोयले से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोयले के बारे में अगर आपसे पूछे कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो भूरा कोयला जो कि पेट में भी पूछा गया था, तो वो लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। और कौन सा कोयला उच्च श्रेणी का है कौन सा नहीं, वो बताता है कार्बन की परसेंटेज, उसमें कार्बन कितने परसेंट है। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसमें कार्बन 90% होता है। तो इस वजह से जितनी ज्यादा अधिक मात्रा में कार्बन होगा वो कोयला उतनी ज्यादा जो है शुद्ध होगा। तो एंथ्रेसाइट कोयला उस सबसे उच्च श्रेणी का कोयला माना जाता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोक का निर्माण भी कोयले से होता है। किससे, कोयले से होता है कोक का निर्माण। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोयला का कहाँ पे पाया जाता है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कोयला। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वह फिर से रिवीजन करेंगे। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, झारखंड राज्य में है। भूरा कोयला कहाँ से मिलता है, तो ये लिग्नाइट कोयला, भूरा कोयला को क्या कहा जाता है, लिग्नाइट कोयला कहा जाता है। सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 90% होता है। कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोयले से कोक का निर्माण होता है। किससे, कोक का निर्माण किससे, कोयले से होता है। और कोयला जो है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस तरह के चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इतनी कोयले से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया, तो 1857 की क्रांति जो थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह के किसने पुकारा, बीडी सावरकर ने। किसने, बीडी सावरकर ने उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक, तो ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब आप लोग बताएंगे कि इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बीडी सावरकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछी जाती है एग्जाम में, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक है। क्या, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक है। तो ये पूछा जाता है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक जो है ये आपके बीडी सावरकर की है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बीडी सावरकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बीडी सावरकर का जन्म जो है वो नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। और इस स्वतंत्रता संग्राम के चलते ही इन्हें क्या कर दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, अभिनव भारत की स्थापना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया,
तो बीडी सावरकर ने किया था। किसने? बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना ये किए थे 1904 में। कब किए थे? 1904 भी डेट मिलता है और कभी कभी 1906 भी डेट मिलता है, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे 1904 और 6 में। और बीडी सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी। कब हुई थी? तो ये भी पूछा जाता है, इन्हें काला पानी की सजा भी सुनाई गई थी। और काला पानी की सजा जिन्हें होता है, इन्हें काला पानी की सजा 1911 में सुनाई गई थी। और काला पानी की सजा जिन्हें होता है उन्हें सेलुलर जेल में बंद किया जाता है। तो सेलुलर जेल कहाँ पे है? तो सेलुलर जेल जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया जेल है और अंडमान निकोबार द्वीप पे ये स्थित है। और यहाँ पे कहा जाता है कि अगर इस यहाँ के कैदियों को इस जेल की जो कारागार है उसकी चाबी भी मिल जाए तो भी वो निकल के भाग नहीं सकते, क्योंकि इसकी बनावट ही इस तरह से है कि उसको चाबी मिल जाए तो भी वो अपने हाथों से खोल के गेट को भाग नहीं सकते। तो देखिए 1857 की जो संग्राम है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो वो कहे थे बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904-6 में किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें काला पानी की सजा कब हुई थी बीडी सावरकर को? तो 1911 में इन्हें काला पानी की सजा और इन्हें सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में बंद कर दिया गया था। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की थी। किसने? भगत सिंह एंड किसने? राजगुरु ने मिल करके राजगुरु और भगत सिंह सैंडर्स की हत्या किए थे। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बन सकता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब इसी के चलते इन्हें फांसी हुई थी, भगत सिंह को फांसी इसी के चलते हुई थी। तब अब आपसे पूछे कि फांसी कब हुई थी इसके चलते, तो इन्हें फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब? 23 मार्च 1931 को हुई थी। अब फांसी की सजा अगर आपसे पूछे कि क्यों हुई थी भगत सिंह और राजगुरु को? सैंडर्स की हत्या की थी लाहौर षड्यंत्र केस की वजह से। किससे? लाहौर षड्यंत्र केस की वजह से इन्हें क्या हुआ था? फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र की केस की वजह से इन्हें फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। ठीक, अब यही भगत सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, भगत सिंह के बारे में, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपसे पूछे कि भगत सिंह का नारा क्या है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है? भगत सिंह का। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अब अगर आपसे पूछे कि भगत सिंह का अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें शहीद ए आजम भी कहते हैं। किसे? भगत सिंह को शहीद ए आजम भी कह के संबोधित किया जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से, शहीद ए आजम भी इन्हें कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। इसका रिवीजन करेंगे तो देखिए, सैंडर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर के सैंडर्स की हत्या किया था। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हो सकता है वो हम लोग बताते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी लाहौर षड्यंत्र केस के वजह से। अब बात करते हैं भगत सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे आपसे पूछे कि भगत सिंह का नारा क्या था, तो इनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। और भगत सिंह का अगर आपसे पूछे कि अन्य नाम क्या है, तो शहीद ए आजम इनको अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसे? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। किसे? जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक, तो इसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भूमध्य सागर के बारे में। तो भूमध्य सागर में ही अगर आपसे पूछे कि बालियारिका द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो बालियारिका द्वीप और फिर एक है आपका माल्टा द्वीप और फिर बालियारिका द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है,
स्वेज नहर, तो स्वेज नहर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी अधिकार में है, किसके, मिस्र के अधिकार में स्वेज नहर 1869 में बना था स्वेज नहर। अब बात करते हैं ये किसको जोड़ती है, तो ये लाल सागर से, लाल स्वेज नहर है जो है वो लाल सागर से किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। भूमध्य सागर की अगर कुंजी कह दे किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जनसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जब पूछे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर की कुंजी तो आप लोग बताएंगे क्या, जिब्राल्टर जनसंधि। बालियारी का द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो बालियारी का द्वीप या फिर माल्टा द्वीप, ये दोनों ही कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों ही भूमध्य सागर में स्थित है। किस सागर में, भूमध्य सागर। ये भूमि के अंदर मध्य में है, इसी वजह से इसे भूमध्य सागर कहते हैं। स्वेज नहर की बात करें तो ये मिस्र के अधिकार में है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो भारत का जो सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कारखाना है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अब गुजरात राज्य से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब गुजरात राज्य के बारे में सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है, सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, सोमनाथ मंदिर तो ये गुजरात राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि काकरा पार परियोजना कहाँ पे स्थित है, काकरा पार परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि उकाई परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो उकाई परियोजना भी आपके गुजरात में। अगर आपसे पूछे काकरा पार परियोजना और उकाई परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो ये ताप्ती नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, ताप्ती नदी पे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। और ये किस राज्य में है, तो ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात राज्य में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो गुजरात में। काकरा पार परियोजना या फिर उकाई परियोजना ये किस नदी पे बनी हुई है, तो ये ताप्ती नदी पे बनी हुई है और किस राज्य में, गुजरात राज्य में। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी गुजरात है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है और किस राज्य में है, तो ये भी गुजरात में। गिर नेशनल पार्क या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। भूमध्य कर्क और मकर रेखा गुजरती है, तो भूमध्य कर्क और मकर रेखा तीनों ही कहां से गुजरती है, किस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से ये गुजरती है। किस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से ये गुजरती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये केवल दो रेखाओं की बात करें, मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा और फिर आपका कौन, भूमध्य रेखा, ये किस देश से गुजरती है, भूमध्य रेखा और फिर मकर रेखा ये किस देश से गुजरती है। ये देश के बारे में अगर पूछे तो आप लोग किस देश से बताएंगे, ब्राजील से गुजरती है। कहाँ पे, ब्राजील से गुजरती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है। और इसे कौन सी नदी दो बार काटती है, तो माही नदी इसे दो बार काटती है। कौन सी नदी दो बार काटती है कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा को जो है वो माही नदी दो बार काटती है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा पे कब होता है, ये सूर्य जो है वो मकर रेखा पे कब होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर के दिन। अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी दो बार काटती है मकर रेखा को, तो लिम्पोपो नदी इसे दो बार काटती है। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। और सूर्य जो है वो आपके भूमध्य रेखा पे कब होता है, सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे कब होता है, तो साल में दो बार होता है। एक तो होता है वो आपका 21 मार्च के दिन होता है
और आपका 23 सितंबर के दिन 2 बार ये मकर रेखा पे होता है। और इसे 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो इसे जो है 2 बार कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी, कांगो नदी इसे 2 बार काटती है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, किस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है, तो ये दोनों जो है वो ब्राजील से गुजरती है। कहाँ से, ब्राजील से गुजरती है। सूर्य जो है कर्क रेखा पे कब होता है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है। और इसे 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी। सूर्य मकर रेखा पे कब होता है, तो ये 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पे होता है। और इसे 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। सूर्य भूमध्य रेखा पे कब होता है, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन ये भूमध्य रेखा पे होता है। और इसे 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी इसे 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप में। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। अब बुध से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो बुध को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, तो देखिए बुध को ग्रीक भाषा में अपोलो बोलते हैं। ग्रीक भाषा में इसे क्या बोलते हैं, अपोलो बोलते हैं। ठीक, तो ये आप लोग एक प्रश्न याद रखेंगे अगर बुध के बारे में। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि बुध को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। अगर आपसे पूछे कि बुध को क्या कहा जाता है, तो इसे मरकरी भी कहा जाता है। बुध को क्या कहा जाता है, तो इसे मरकरी कहा जाता है। अब बात करते हैं सौरमंडल के बारे में। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन, सौरमंडल में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह पे होता है, तो सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर वाला ग्रह भी कौन सा है, तो वो भी आपका बुध है। कौन सा, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है, बुध ग्रह पे। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, दिन में बहुत ही ज्यादा ये गर्म हो जाता है क्योंकि सूर्य के निकट है, और रात में ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसे कहते हैं दैनिक तापांतर, इसमें सर्वाधिक है। तो किस ग्रह पे है, बुध ग्रह पे सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। ठीक, और बुध के बारे में बात करें, सूर्य का एक चक्कर कब कितने समय में लगा लेता है, सूर्य का जो है एक चक्कर जो है ये कितने समय में लगा लेता है, तो ये 88 दिन में लगा लेता है। सौरमंडल में ऐसे कितने ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है, तो अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में ऐसे कितने ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो 2 ग्रह के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, बुध और शुक्र ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा में इसे अपोलो कहते हैं। बुध ग्रह को ग्रीक भाषा में अपोलो कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, इसे मरकरी भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है सौरमंडल में, तो बुध ग्रह पे सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने समय लेता है, तो सूर्य का जो है एक चक्कर लगाने में ये 88 दिन का समय लेता है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल के ऐसे कितने ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह ही नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उनकी जीएस जीके को तेज करना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। कमेंट करके आप अगर बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीडीएफ चैनल का लिंक, आप लोग वहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो देखिए नदियों में जो पानी के बहाव के लिए है ये घर्षण बल ही जिम्मेदार है। कौन सा बल, घर्षण बल। अब बात करते हैं घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल से जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न, उन प्रश्नों को भी हम लोग करने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि जब कोई वस्तु स्थित हो तब उसमें कौन सी घर्षण बल काम करते हैं, अगर आपसे पूछे कि जब कोई वस्तु स्थित हो तो उस पर कौन सा घर्षण बल काम करते हैं, तो उस पर जो घर्षण बल काम करता है उस पर स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। कौन सा, स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जब कोई वस्तु स्थित हो
तो उस पे स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा। अगर आपसे पूछे कि सरकती हुई वस्तु पे कौन सी घर्षण बल काम करती है, सरकती हुई वस्तु पे कौन सी घर्षण बल, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे सरक रही हो यानी कि खिसक रही हो, तो उसे कहते हैं सरकती हुई वस्तु पे कौन से घर्षण बल काम करेगा। तो उस पे जो है वो सर्पी घर्षण, उस पे जो घर्षी बल काम करता है उसको सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो ये इसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग भी कहते हैं, स्लाइडिंग इंग्लिश में से स्लाइडिंग कहते हैं। ठीक, तो अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे सरक रही हो तो उसे स्लाइडिंग कहते हैं, और इसमें जो घर्षण बल है काम करेगा उसको सर्पी घर्षण बल काम कहेंगे। अगर आपसे पूछे कि कोई एक वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु पे लुढ़क रही है यानी कि लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सा घर्षण बल काम करेगा, तो लुढ़कती हुई वस्तु में जो है वो लोटनिक घर्षण बल काम करता है, लोटनिक घर्षण बल काम करता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं कि लोटनिक घर्षण बल की, अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे लुढ़क रही हो वो घर्षण बल जो है वो सबसे कम होता है, उस दौरान जो है सबसे कम घर्षण बल काम करता है। ठीक, तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे कम घर्षण बल उस दौरान काम करता है। ठीक, सबसे कम घर्षण बल काम करता है। अब बात करते हैं, अगर आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस समय कौन सा घर्षण बल काम करता है, तो गाड़ी में ब्रेक लगा के गाड़ी को जब रोकते हैं तो वो घर्षण बल होता है जिसके कारण ही हमारी गाड़ी रुकती है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होगा, तो घर्षण बल जिम्मेदार होगा। जब कोई वस्तु स्थित हो तो उसमें स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे सरक रही हो यानी कि सरकती हुई वस्तु में कौन सा घर्षण बल, तो इसमें सर्पी घर्षण बल काम करेगा, जिसे स्लाइडिंग भी कहते हैं। अगर कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु के सतह पे लुढ़क रही हो तो लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सी घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल काम करेगा, और लोटनिक घर्षण बल जो है वो सबसे कम घर्षण बल होता है। गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करने में कौन सा बल काम करता है, तो इसमें जो है घर्षण बल काम करता है। माउंट टिटली ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो माउंट टिटलिस जो ज्वालामुखी है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब स्विट्जरलैंड से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है, ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ब्लैक पर्वत जो है ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे, जर्मनी में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो रॉकी पर्वत जो है ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, अमेरिका में स्थित है। अब ये दो चीजें तो आप लोग साइड में ध्यान रखिएगा। अब स्विट्जरलैंड चलते हैं, अब यहाँ से प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे पूछ ले कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, यानी अगर आपसे पूछे कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ पे पड़ता है, तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहीं पे, अगर आपसे पूछे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो भारत का जो है ये स्विट्जरलैंड जो है वो कश्मीर को कहते हैं। किसे, कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है बर्न है। अगर आपसे पूछे कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। माउंट टिटली ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है माउंट टिटली ज्वालामुखी। ये एक ब्लैक पर्वत है और ये जर्मनी में स्थित है। कौन सा, जर्मनी में। रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में। रॉकी पर्वत अमेरिका में। ILO का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे।
पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व होता है। अब पानी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेंगे और यहाँ पे पानी पानी पूरा कर देंगे। अगर आपसे पूछे कि धरातल पर पानी कितनी है, तो धरातल पर जो पानी है, धरातल पर पानी वो 71% है। कितना? 71% है। अगर आपसे पूछे कि पानी का हिमांक बिंदु कितना है, हिमांक बिंदु कितना है, तो पानी का जो हिमांक बिंदु है ये आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आपसे पूछे कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है, अगर आपसे पूछे कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है, तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर आपसे पूछे 373 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 373 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आपसे पूछ सकता है 212 केल्विन। तो ये चारों आप लोग 212 फारेनहाइट, ठीक। तो ये तीनों आप लोग पैमाना चारों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी का अपवर्तनांक पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो पानी का जो अपवर्तनांक है ये कितना है? 1.33 है पानी का अपवर्तनांक। अगर आपसे पूछे कि जल का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो जल का जो क्रांतिक कोण है वो है आपका 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड का, 48.2 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछे कि तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्या? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन, पानी का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और धरातल पर पानी कितना है, तो 71% है धरातल पर पानी। अगर आपसे पूछे कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का हिमांक बिंदु होता है, और जल का जो क्वथनांक बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन, ऐसे 212 फारेनहाइट होता है, ठीक। अपवर्तनांक कितना होता है जल का? 1.33 अपवर्तनांक है। क्रांतिक कोण जल का कितना होता है? 48.2 डिग्री होता है क्रांतिक कोण। तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसमें? तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, क्लोरीन का प्रयोग इसमें करेंगे। ये था आपसे के जल से संबंधित प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होने का कारण जो है सो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 जिसे कहते हैं, और फिर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ध्यान रख सकते हैं, इनके कारण अम्ल वर्षा होता है। अगर आपसे पूछे कि अम्ल वर्षा के कारण, इसके कारण ही, अगर आपसे पूछे कि भारत में जो ताजमहल बना गया है, भारत में ताजमहल किसने बनवाया था, तो आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो ताजमहल बना है ये दुष्प्रभावित किस वजह से हो रहा है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत में जो ताजमहल बना हुआ है वो दुष्प्रभावित किस वजह से हो रहा है, तो ये अम्ल वर्षा की वजह से दुष्प्रभावित होता है। किसकी वजह से? अम्ल वर्षा के कारण ये दुष्प्रभावित हो रहा है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टोन कैंसर किसकी वजह से होता है? स्टोन कैंसर किसकी वजह से होता है? तो स्टोन कैंसर जो है, स्टोन कैंसर यानी कि पत्थरों का क्षरण, पत्थरों का क्षरण ही क्या कहलाता है? स्टोन कैंसर। और पत्थरों का क्षरण क्यों होता है? तो वो अम्ल वर्षा के कारण होता है। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण ही होता है, ठीक। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है? अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है, तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो है वो नॉर्वे में होती है। किसमें? कहाँ पे? नॉर्वे देश में होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संवहनी वर्षा कहाँ पे होती है, संवहनी वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये विषुवतीय प्रदेशों में होती है। कहाँ पे? विषुवतीय क्षेत्र में होती है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विषुवतीय क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा होती है। और वर्षा का माप किससे करते हैं? वर्षा का माप किस यंत्र से करते हैं? तो रेन गेज से करते हैं वर्षा का माप। ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा। अब बात करते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में। ताजमहल दुष्प्रभावित क्यों हो रहा है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि स्टोन कैंसर का कारण क्या होता है, तो अम्ल वर्षा स्टोन कैंसर का कारण होता है। सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो है वो नॉर्वे में होती है। कहाँ पे? नॉर्वे में होती है, नॉर्वे देश में। संवहनी वर्षा कहाँ पे हो रही है? तो वो विषुवत क्षेत्रों में होती है।
संवहनी वर्षा जो है वो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। वर्षा का माप किससे करते हैं? तो रेन गेज से वर्षा का माप करते हैं। अगर आपसे पूछे कि जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो जंग लगने से सदैव ही लोहे के भार क्या होते हैं? बढ़ता है। ठीक, जंग लगने से लोहे का भार जो है बढ़ता है। अगर आपसे पूछे कि जंग लगना उदाहरण किस चीज का है, अगर आपसे पूछे कि जंग लगना उदाहरण किस चीज का है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का उदाहरण है जंग लगना। ठीक, अब बात करते हैं और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे क्या करते हैं? तो लोहे को जो जंग से बचाने के लिए उस पे जिंक की परत चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जिंक की उस पे परत चढ़ाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। और इसे क्या कहा जाता है? जब इस पे जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इसे जस्तीकरण करना कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण करना, या फिर इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। जंग लगने से क्या होता है? भार बढ़ता है लोहे का। और ये जंग लगना लोहे पे किस चीज का उदाहरण है? तो ये जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? लोहे पे जंग लगना, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये और आपसे पूछे कि लोहे पे जंग लगना ये कैसी प्रक्रिया है? लोहे पे जो है वो जंग लगना ये कैसी प्रक्रिया है? तो जंग लगना जो है ये रासायनिक प्रक्रिया। कैसी? रासायनिक प्रक्रिया है। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे जिंक की परत चढ़ाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है अम्ल वर्षा में, अब सॉरी कृत्रिम वर्षा में। अब वर्षा से संबंधित फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध जल किस चीज का होता है? कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? तो सर्वाधिक शुद्ध जल की बात करें तो सर्वाधिक शुद्ध जल जो है वो वर्षा का जल जो होता है, वर्षा का जल जो होता है वो सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। अगर आपसे पूछे कि सर्दियों में वर्षा किस कारण से होते हैं? सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो सर्दियों में वर्षा का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। कहाँ पे? मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है भारत में। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े कह के किसे संबोधित किया जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सिल्वर आयोडाइड होता है कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त पदार्थ। और सर्वाधिक शुद्ध जल वर्षा से संबंधित जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध होता है। और सर्दियों में भारत में वर्षा क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है सर्दियों में। और सर्वाधिक वर्षा जो है भारत में कहाँ पे होती है? मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा। अगर आपसे पूछे कि भारत में कम वर्षा कहाँ पे होती है, विश्व में कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा तो मासिन राम मेघालय में। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है वो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। किससे? अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई? तो दशमलव पद्धति की जो शुरुआत की बात करें 1957 से हुई। कब हुई थी? पूरी डेट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। दशमलव पद्धति की शुरुआत 1 अप्रैल 1957 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1957 की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति की शुरुआत हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा का प्रबंधकर्ता कौन है?
अगर आपसे पूछे कि भारत में मुद्रा का प्रबंध करता कौन है, तो मुद्रा का जो प्रबंध करता है भारत में वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, भारत में मुद्रा का प्रबंधन करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में मुद्रा का पहला अवमूल्यन कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि मुद्रा का भारत में पहला अवमूल्यन कब हुआ था, तो मुद्रा का भारत में पहला अवमूल्यन जो है वो हुआ था आपके 1949 में। अब यही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है बार बार एग्जाम में, आईएमएफ की मुद्रा क्या है, आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो आईएमएफ की मुद्रा को एसडीआर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसडीआर। ठीक, और एसडीआर में कितने प्रकार की मुद्रा शामिल है, 5 मुद्राएं शामिल है। कौन से, तो डॉलर, आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, डॉलर पाउंड येन यूरो युआन। कौन, डॉलर पाउंड येन यूरो युआन। इस तरह से यहाँ पे 5 मुद्राएं शामिल है एसडीआर में। और आईएमएफ की बात करें अगर, आईएमएफ की, और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आईएमएफ की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछ रहे कि भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति की कब से प्रारंभ हुई, तो 1 अप्रैल 1957 से दशमलव पद्धति की शुरुआत हुई। मुद्रा प्रबंध करता कौन है, तो भारत में मुद्रा का जो प्रबंध करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुद्रा का पहला अवमूल्यन भारत में कब हुआ था, तो 1949 में मुद्रा का भारत में पहली बार अवमूल्यन होता। आईएमएफ की मुद्रा क्या है, तो आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर है। ठीक, एसडीआर में कितनी मुद्राएं शामिल है, कितनी, 5 मुद्राएं। कौन सा, डॉलर पाउंड येन यूरो युआन। ठीक, डॉलर पाउंड येन यूरो युआन, इस तरह से 5 मुद्राएं शामिल है। आईएमएफ की बात करें तो स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो एशिया के सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर है। एशिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश सिंगापुर है। और सिंगापुर की बात करें, अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा देश है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा देश है, तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट वाला देश कौन सा है, तो वो भी सिंगापुर है। भूमध्य रेखा में सबसे निकट कौन सा देश है, सिंगापुर है। अब बात करते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि यहाँ पे एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी पूछ रहा है, तो वो हो गया आपका सिंगापुर। अब इसी घनी आबादी और कम आबादी से हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि अफ्रीका में सबसे घनी आबादी कहाँ पे है, अफ्रीका में अगर वही पूछता है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सर्वाधिक आबादी वाला देश है वो नाइजीरिया है। क्या है, नाइजीरिया में सर्वाधिक आबादी है, सर्वाधिक आबादी है। अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका में सबसे घनी आबादी कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका में सबसे घनी आबादी कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे, मॉरिशस में। कहाँ पे, यहाँ पे सबसे घनी आबादी कहाँ पे, मॉरिशस में सबसे घनी आबादी है। जैसे कि भारत की बात करें, भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है, सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है, तो भारत में सर्वाधिक आबादी, तब आप क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश बताएंगे। क्या, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि भारत में घनी आबादी कहाँ पे है, भारत में घनी आबादी कहाँ पे है, तो भारत में जो सबसे घनी आबादी है वो आपके बिहार राज्य में, बिहार राज्य में सबसे घनी आबादी है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसी तरह से कह रहा है कि एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी सिंगापुर में, कहाँ पे, सिंगापुर में एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी है। ठीक, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा, सबसे निकट कौन सा शहर है, तो सिंगापुर है सबसे निकट शहर भूमध्य रेखा के। अफ्रीका की बात करें, यहाँ पे सर्वाधिक आबादी किस देश में है, तो अफ्रीका की जो सर्वाधिक आबादी है नाइजीरिया में है। इसे पॉम ऑयल कंट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉम, नाइजीरिया को ही क्या कहते हैं, पॉम ऑयल कंट्री कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, नाइजीरिया को पॉम ऑयल कंट्री कह के भी संबोधित करते हैं। और
सबसे घनी आबादी वाला जो है वो मॉरिशस में है, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी। इसी तरह से भारत में बात करें सर्वाधिक आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे घनी आबादी कहाँ पे है? बिहार में है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये यूपी स्पेशल से प्रश्न है और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति जो पूछा जाता है वो कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर और आगरा साइड में पाई जाती है। कहाँ पे? बिजनौर एंड आगरा साइड में पाई जाती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि यूपी की नगदी फसल क्या है, तो यूपी की नगदी फसल के बारे में बात करें तो यूपी की सर्वाधिक नगदी फसल जो है वो है आपका गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे नगदी फसल है। ठीक, अगर आपसे पूछे इसी वजह से इसे उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कह के संबोधित किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि यूपी की प्रथम दलित महिला सीएम क्या है, अगर आपसे पूछे कि यूपी की प्रथम दलित महिला सीएम का नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम मायावती जी हैं। कौन है? मायावती जी हैं। अगर आपसे पूछे कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन, या फिर आपसे पूछे कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन, गेहूं और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो गेहूं और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर आपसे पूछे कि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो ये महोबा उत्तर प्रदेश से हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश महोबा से हुआ था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर और फिर आगरा साइड में रहती है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश की नगदी फसल क्या है? गन्ना है उत्तर प्रदेश की नगदी फसल। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला सीएम कौन है? मायावती हैं, उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम। और गेहूं और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उज्ज्वला 2.0 योजना की जो शुरुआत है ये महोबा उत्तर प्रदेश से हुई है। कहां से? महोबा उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस शहर का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद शहर का जनघनत्व कहाँ सर्वाधिक है? कहाँ का? गाजियाबाद का जनघनत्व सर्वाधिक है। अब बात करते हैं, ये है कहाँ का? 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 में आपसे पूछ ले कि जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था चंद्रमौली। क्या था? 2011 के जनगणना आयुक्त का नाम चंद्रमौली था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? लिंगानुपात, या फिर आपसे पूछ ले सर्वाधिक लिंगानुपात, या फिर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी? सर्वाधिक लिंगानुपात या फिर सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी? तो ये थी आपकी केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात था और सर्वाधिक साक्षरता। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में था? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में था? जो कि ये इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो हरियाणा राज्य का था सबसे कम लिंगानुपात। कहाँ का? हरियाणा का राज्य का। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य की थी? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो ये आपका बिहार था। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? बिहार था। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था? सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो ये भी पूछा जाता है। या फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व और कितना था? 17 था। ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे। उत्तर प्रदेश में किस शहर में जन घनत्व सर्वाधिक था? तो उत्तर प्रदेश का किस शहर में? गाजियाबाद में सर्वाधिक जन घनत्व था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किस जिले में? यहाँ पे लिखेंगे किस जिले में? तो गाजियाबाद जिले में सर्वाधिक जनघनत्व था। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भारत का कौन सा है? या फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो केरल है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा था। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत का?
तो अरुणाचल प्रदेश से 17 जनसंख्या घनत्व है। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो लखनऊ शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि लखनऊ का पुराना नाम क्या है, लखनऊ का पुराना नाम क्या है, तो लखनऊ का पुराना नाम लखनौती है। क्या है? लखनऊ का पुराना नाम लखनौती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सिडबी की जो स्थापना है वो 1990 में हुई थी। कब? 1990 में हुई थी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान भी कहाँ पे है, तो ये भी आपके लखनऊ शहर में स्थित है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एवं फिर से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। लखनऊ का पुराना नाम लखनौती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिडबी का हेडक्वार्टर पूछे तो लखनऊ में स्थित है। स्थापना इसकी 1990 में हुई थी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय विश्व अनुसंधान भी कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर की जो स्थापना है किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौनपुर की स्थापना। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फिरोज शाह तुगलक से जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बन सकता है प्रश्न, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ही क्या करता है कि जौनपुर की स्थापना करता है। अगर आपसे पूछे कि फिरोज शाह तुगलक को इसने क्या किया? बेरोजगारों को रोजगार दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसने बेरोजगारों को रोजगार दिया। ठीक, तो ये एक इसका काम हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ये रोजगारों को रोजगार दिया। बेरोजगार जो लोग थे इसके राज्य में, बेरोजगारों को रोजगार दिया। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार आप लोग को रोजगार दे रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो इसी तरह से ये भी क्या किया? रोजगारों को रोजगार दिया। और ये फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसने नहरों का निर्माण किया। क्या किया? नहरों का निर्माण किया। तो ये भी इसका एक काम होता है। अगर आपसे पूछ ले कि दीवान ए खैरात की स्थापना किसने किया, तो दीवान ए खैरात विभाग एक था, इसकी स्थापना किसने किया? दीवान ए खैरात की जो स्थापना है ये भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और उसके बाद अगर इसके बारे में क्या पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखा? यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखा, तो तारीख ए फिरोजशाही लिखने वाले कौन है? वो जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख ए फिरोजशाही ये किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही लिखा। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं तारीख इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो ये आप लोग जानते होंगे। तो आप कहेंगे कि मुगल साम्राज्य में कहाँ तो आप लोग कहेंगे कि गुलाम वंश में कहाँ पहुंच गए। तो इक्ता प्रथा की जो शुरुआत की बात करें, इक्ता प्रथा ये शुरू करने वाले कौन थे? ये शुरू करने वाले तो इल्तुतमिश थे। कौन? इल्तुतमिश थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया, दोबारा शुरू किसने किया, तो ये शुरू किए थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक दोबारा शुरू किए थे। तो इतनी चीजें यहाँ से फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की। और बेरोजगारों को रोजगार भी कौन दिया? फिरोज शाह तुगलक ने दिया। नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। तारीख ए फिरोजशाही किसने
किसने स्थापना करवाई, किसने लिखा? तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। इक्ता प्रथा की शुरुआत अगर आपसे पूछे कि दोबारा शुरू किसने किया, तो इक्ता प्रथा को फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा शुरू किया। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या यार, जौनपुर की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जौनपुर की स्थापना किया। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जौनपुर की स्थापना किया। अगला प्रश्न है कि किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। किस पे? ब्रिटिश संसद में इन पे क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलाया गया। महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। और वारेन हेस्टिंग के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। क्या? ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि द्वैध शासन के जनक कौन थे? द्वैध शासन के जनक कौन थे? द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन के जनक थे। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन का अंत किसने किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न, द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो ये आप लोग को कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग द्वैध शासन का अंत किए थे। कौन? वारेन हेस्टिंग। और कब किए थे? 1772 में। कब? 1772 में इसने द्वैध शासन का अंत किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी किसने अपनाई थी? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो भी वारेन हेस्टिंग ने अपनाई थी। किसने? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग ने अपनाई थी। तो यहाँ पे प्रश्न है कि किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। और यहां से अब वारेन हेस्टिंग से जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बन सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, उनको पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। किस पे? वारेन हेस्टिंग पे। द्वैध शासन के जनक आपसे पूछे कौन है? तो द्वैध शासन के जनक तो रॉबर्ट क्लाइव है। लेकिन आपसे पूछे कि द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया। किसने? द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग ने 1772 में किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? वारेन हेस्टिंग ने। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो संविधान पूर्ण रूप से तैयार जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। कब? आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संविधान का जो है वो अधिकांश भाग लागू कब हुआ? संविधान का, अब यहाँ पे संविधान से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस से बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि संविधान का जो अधिकांश भाग लागू कब हुआ था, तो संविधान का जो है अधिकांश भाग लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ था आपका जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब यहीं आपसे पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। अब आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसी दिन ही संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, संविधान
का अधिकांश भाग लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान का अधिकांश भाग लागू किया गया था और फिर पूर्ण रूप से इस दिन संविधान लागू हुआ। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो जुलाई 1946 बताएंगे। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, इसी दिन हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? इसी दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा? गणतंत्रता दिवस, जो कि हमारा अभी आने वाला है जनवरी में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो हमने इम्पोर्टेंट जीएस जीके के प्रश्न को बताया, ये आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, उसमें आपको हेल्प करेगा। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कुछ नहीं होता। ठीक, और आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक, धन्यवाद।